नमस्कार। चलिए आज हम जिंदगी की कहानी की एकदम जड़ में उतरते हैं। देखिए, बायोलॉजी या जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, वो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबने कभी न कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा। ये पत्थर और ये पौधा, एक में जिंदगी है, दूसरे में नहीं। पर ये जिंदगी आखिर है क्या चीज? मतलब क्या फर्क है दोनों में? और बस यही सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत को दिशा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, साइंस इस सवाल का जवाब ना कुछ खासियतों से देता है। मतलब अगर किसी चीज में ये सब बातें हैं, जैसे कि वो कोशिकाओं से बनी हो, एनर्जी का इस्तेमाल करती हो, अपने जैसे और जीव बना सकती हो, हिलडुल सकती हो, अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट कर सकती हो, और हाँ, उसका एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल हो, तो हम उसे जिंदा मान लेते हैं। और बस इन्हीं खासियतों की जो साइंटिफिक स्टडी है ना, उसे ही हम कहते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने का एक नजरिया है। अच्छा, ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये आया है ग्रीक भाषा से। बायोस जिसका मतलब है जीवन, और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। तो मतलब जीवन का अध्ययन। और आपको पता है, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लेमार्क और ट्रेवरिनस ने किया था। इन्होंने ही, आप कह सकते हैं, जिंदगी की इस पढ़ाई को एक नाम दिया। लेकिन इस साइंस की नींव किसने रखी? वो थे महान दार्शनिक अरस्तू। और उनके काम की वजह से ही उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वही थे जिन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से जिंदगी को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जिंदगी की पहचान उसकी खासियतों से होती है। पर सवाल ये है कि इन खासियतों का बेसिस क्या है? मतलब ये आती कहाँ से है? जवाब है जिंदगी की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट में, जिसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में। एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया कि अपनी ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ की छाल का एक टुकड़ा रखा, जिसे कॉर्क कहते हैं। और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली खाली डिब्बे दिखाई दिए। उन्होंने इन डिब्बों को नाम दिया सेल्स, जिसका लैटिन में मतलब होता है छोटा कमरा। और बस यहीं से सेल की खोज की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक जरूरी फर्क। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था ना, वो असल में मरी हुई कोशिकाएं थीं, डेड सेल्स। पहली बार जिंदा तैरती हुई कोशिकाओं को देखने का क्रेडिट जाता है एंटनी वैन ल्यूएनहॉक को। तो मतलब दोनों ही खोजें अपनी अपनी जगह पर एकदम रेवोल्यूशनरी थी। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कोशिका यानी सेल हर जिंदा चीज की, आप कह सकते हैं, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ईंट से ईंट जोड़कर एक दीवार बनती है, ठीक वैसे ही सेल से सेल जुड़कर जिंदगी बनती है। अच्छा, अगर कोशिकाएं ईंटें हैं, तो फिर इन ईंटों से हमारे जैसे इतने कॉम्प्लेक्स शरीर कैसे बन जाते हैं? यहीं पर तस्वीर में आते हैं ऊतक यानी टिश्यूज। और यहाँ ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। देखिए, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू। फिर टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। फिर ये अंग मिलकर बनाते हैं एक पूरा सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और आखिर में ये सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो फिर टिश्यू हुआ क्या? सीधी सी बात है, ये एक जैसी सेल्स का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, वो भी एक तरह का टिश्यू ही तो है, जो शरीर को हिलाने डुलाने का काम करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्यूल कहाँ से मिलेगा? और इसका जवाब है पोषण में। अब देखिए, दुनिया में एनर्जी पाने के मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। एक होते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि पेड़ पौधे, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरे होते हैं विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि हम, जो एनर्जी के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कोई ऐसा पौधा भी हो सकता है जो शिकार करता हो, मतलब जो मांस खाता हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ बिल्कुल है। मिलिए घटपर्णी यानी पिचर प्लांट से। ये भारत में मेघालय में पाया जाता है और ये एक मांसाहारी पौधा है। अब सवाल ये है कि ये दिलचस्प क्यों है। देखिए, ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पौधा क्या करता है, कीड़ों को अपने घड़े जैसे पत्तों में फंसा लेता है और फिर उन्हें पचा जाता है। हाँ, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन अपनी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए शिकार भी करता है। ये नेचर के अडैप्टेशन का एक कमाल का उदाहरण है। तो हमने जिंदगी के स्ट्रक्चर की बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, लेकिन वो कौन सी चीज है जो ये तय करती है कि एक आम का बीज आम का पेड़ ही बनेगा और एक इंसान का बच्चा इंसान ही होगा? वो क्या ब्लूप्रिंट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है जेनेटिक्स में। और इस कहानी के हीरो हैं ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, उनकी लेबोरेटरी कोई हाईटेक लैब नहीं थी, बल्कि एक मठ का शांत सा बगीचा था। और उनके एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट वो थे मटर के पौधे। तो मेंडल ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि अगर एक लंबे मटर के पौधे का क्रॉस परागण एक बौने मटर के पौधे से कराया जाए, तो जो अगली पीढ़ी होगी वो कैसी होगी? क्या वो मीडियम साइज की होगी या कुछ और ही होगा? और जो नतीजा निकला ना, वो किसी को भी चौंका देता। पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वो सब के सब लंबे थे। बौनेपन वाली खासियत तो जैसे गायब ही हो गई थी। और यहीं से मेंडल ने डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी गुण के सिद्धांत को खोजा, जिसने जेनेटिक्स की नींव रखी। तो सोचिए, मेंडल के उन मटर के पौधों से लेकर आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग तक इंसानियत ने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। हम जिंदगी के उस ब्लूप्रिंट को पढ़ना सीख चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस जबरदस्त ज्ञान के साथ मानवता अगला कदम क्या उठाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।